18 जनवरी 2012 रात के 11 बजे दिल्ली का एम्स ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल का इमरजेंसी गेट और वहां अचानक एक 14 साल की लड़की भागते हुए आती है। उसके हाथों में सिर्फ 2 साल की एक नन्ही सी बच्ची थी। वो बच्ची बिल्कुल बेहोश थी, शरीर में कोई भी हलचल नहीं हो रही थी, बॉडी एकदम सन्न था, हर जगह गहरे जख्म के निशान थे। वो मंजर देखकर वहां खड़े सभी लोग घबरा जाते हैं। डॉक्टर्स ने जब बच्ची को देखा तो उसकी बॉडी की कंडीशन देखकर शॉक्ड रह गए। एम्स जैसे ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर्स ने सब कुछ देखा हुआ होता है, भयानक एक्सीडेंट्स, गोली लगने के केसेस और दर्दनाक चोटें। लेकिन उस रात जो उनके सामने था वो किसी भी डॉक्टर के लिए देख पाना बहुत ही मुश्किल था। उस 2 साल की नन्ही सी बच्ची की हालत बहुत क्रिटिकल थी। उसके सिर की हड्डी यानी स्कल फटी हुई थी, दोनों हाथ टूटे हुए थे और सबसे दर्दनाक बात, उसके पूरे शरीर पर दांतों से काटने के निशान थे, गालों पर जलती हुई सिगरेट से जलने के निशान और पूरा शरीर नीला और लाल पड़ चुका था। डॉक्टर दीपक अग्रवाल जो न्यूरो सर्जन थे, उन्होंने बाद में बताया, ट्रॉमा सेंटर में हमने कई सीरियस केसेस देखे हैं, लेकिन ये किसी नाइटमेयर जैसा था। इतनी छोटी बच्ची, इतना ब्रूटल टॉर्चर। वो 14 साल की लड़की डॉक्टर से कह रही थी कि मैं इसकी माँ हूँ। बच्चे की कंडीशन के बारे में ये बताती है कि ये बेड से गिर गई थी, लेकिन डॉक्टर बहुत एक्सपीरियंस थे। उन्होंने देखते ही अंदाजा लगा लिया कि ये कोई सिंपल फॉल नहीं है, ये एक सिस्टमेटिक टॉर्चर और ब्रुटैलिटी था। पुलिस को बुलाया जाता है, इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है और जो सच बाहर आया वो इतना दर्दनाक और इतना डिस्टर्बिंग था कि पूरा इंडिया हिल गया। उस बच्ची की रियल माँ कौन थी, वो 14 साल की लड़की कौन थी और मासूम बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ था। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो एक पूरा ट्रैफिकिंग नेटवर्क बाहर आया, एक ऐसी काली दुनिया जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते थे। दोस्तों, अभी तक आपने जो देखा वो इस दर्दनाक केस की सिर्फ एक शुरुआत थी। आइए इस केस को डीपली समझते हैं। 18 जनवरी 2012 एम्स का ट्रॉमा सेंटर। दोस्तों, जब वो बच्ची एम्स पहुंची तो डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। इमरजेंसी सर्जरी शुरू की जाती है क्योंकि ब्रेन में हैवी ब्लीडिंग हो चुकी थी, स्कल फ्रैक्चर हो चुका था। डॉक्टर्स को एयरवे ओपन करनी पड़ती है, बच्ची को वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया जाता है और बहुत ही जल्द उसे आईसीयू में एडमिट कर दिया जाता है। इलाज के दौरान वहां खड़ी नर्सेज ने उसका एक नाम दिया, फलक, जिसका मतलब होता है आसमान या स्काई। नर्सेज ने ये नाम इसलिए सोचकर रखा था ताकि ये बच्चे भी आसमान की तरह ऊपर उठे और जल्दी रिकवर कर जाए। पुलिस ने उस 14 साल की लड़की से पूछताछ शुरू की। पहले तो वो कह रही थी कि मैं इसकी माँ हूँ, ये गिर गई थी। लेकिन पुलिस को शक था, मेडिकल एग्जामिनेशन से क्लियर था कि ये इंजरीज फॉल होने से नहीं हो सकती। मल्टीपल टॉर्चर के मार्क्स थे, सिस्टमेटिक एब्यूज यानी जानबूझकर बार बार एक्सप्लॉयटेशन किया गया था। पुलिस ने उसे जुवेनाइल होम भेज दिया और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई। दोस्तों, ये केस एक मिस्टीरियस केस बन चुका था। एक 2 साल की बच्ची क्रिटिकली इंजर्ड और आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। लेकिन उसकी आइडेंटिटी क्या थी, वो कौन थी और कहां से आई थी, ये सब पुलिस को जानना था। कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, कोई बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं थे और ना ही कोई एड्रेस था। सिर्फ एक इंजर्ड बच्ची थी जिसे कोई नहीं जानता था। मीडिया में हर जगह, टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर पर बेबी फलक की कहानियां ही चल रही थी। पूरा इंडिया उस बच्ची की रिकवरी के लिए प्रे कर रहा था। दिल्ली पुलिस के साउथ डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर छाया शर्मा ने इस केस को पर्सनली हैंडल किया। उन्होंने 5 स्पेशल टीम्स बनाई जो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वो 14 साल की लड़की कौन थी, उसके पास से यह बच्चा कैसे आया, बच्ची की रियल फैमिली कौन है और कहाँ है, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, किसने इस मासूम सी बच्ची को इतना टॉर्चर किया। दोस्तों, जैसे जैसे ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई वैसे वैसे बहुत ही डार्क और डिस्टर्बिंग पिक्चर सामने आने लगी। पुलिस ने जब उस 14 साल की लड़की से डिटेल में बातचीत शुरू की तो उसकी अपनी भी कहानी उतनी ही दर्दनाक निकली। क्योंकि 14 साल की ये लड़की उस समय माइनर थी, इसलिए उसका नाम रिवील नहीं किया गया था। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में उसे अनुष्का के नाम से बुलाया गया। वो खुद एक विक्टिम थे। वो लड़की दिल्ली के एक स्लम एरिया में रहा करती थी अपने पिता वीरेंद्र के साथ। उसके पिता एक शराबी थे, एक ब्रूटल इंसान जो रोज अपनी बेटी को पीटा करते थे। पड़ोसी पुलिस को बताते हैं कि वो रोज दारू पी कर आते थे और अपनी बेटी को डंडे से रोज पीटा करते थे। लड़की के पूरे शरीर पर जख्म के निशान थे। उनका पिता रेंट नहीं दे पाता था
घर की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी और उस लड़की की जिंदगी एक बुरे सपने जैसी हो गई थी। जून 2011 में जब वो लड़की 14 साल की हुई, तब उसने एक डिसीजन लिया, घर से भाग जाने का डिसीजन। वो घर से भाग जाती है और अब वो सोचती है कि अब वो आज़ाद हो चुकी है, अब उसे मारने वाला कोई नहीं है, अब उसे कोई टॉर्चर नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, जब वो लड़की अपने घर से भागी थी, उस समय वो बहुत ही अकेली थी, डरी हुई थी और बहुत असुरक्षित थी। और ऐसे सिचुएशंस में ही कई ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको नोच खाना चाहते हैं। एक दिन उस लड़की को दो लोग मिलते हैं, संदीप और आरती। ये लोग ट्रैफिकिंग रिंग के पार्ट थे। स्टार्टिंग में उन्होंने लड़की को बहुत सपोर्ट किया, उसे रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए खाना दिया और प्रोटेक्शन का झूठा दिखावा किया। लेकिन कुछ ही दिन बाद दोस्तों, उस लड़की की असली जिंदगी की हॉरर स्टोरी शुरू हो जाती है। संदीप, जो उस लड़की को बचाने का झूठा ढोंग किया था, वही उस लड़की के साथ 3 दिनों तक लगातार और फिर उसे फोर्स प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल देता है। वो लड़की बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है और कहती है, मुझे छोड़ दो, मैं अभी बच्ची हूँ। लेकिन ऐसे दरिंदे आखिर किसकी सुनते हैं? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को बाद में जो इन्फॉर्मेशन मिली, उसके अकॉर्डिंग उस 14 साल की लड़की को एक सस्ते होटल में महिपालपुर एरिया में, जो कि दिल्ली एयरपोर्ट के पास है, 7 क्लाइंट्स डेली सर्व करने के लिए फोर्स किया जाता था, 6 डेज अ वीक। वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे। लड़की की जिंदगी बदतर हो गई थी। कुछ महीनों बाद उस लड़की की मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो उसे काफी सपोर्ट करता था। उसका नाम था राजकुमार। राजकुमार का रियल नाम था मोहम्मद दिलसाद, जो 23 साल का था। वो बिहार का रहने वाला था और यहाँ टैक्सी ड्राइवर था। लेकिन वो भी उस ट्रैफिकिंग रिंग का एक हिस्सा था। लेकिन ये बात उस लड़की को पता नहीं थी। राजकुमार लड़की के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर दिखाता था। राजकुमार उस लड़की का ट्रस्ट गेन करने की कोशिश करता है और वो काफी हद तक कामयाब भी हो जाता है। वो मासूम लड़की भी इस पर भरोसा करने लग जाती है और सोचती है कि शायद राजकुमार ही उसे इस जहन्नुम से बाहर निकाल लेगा। लेकिन नहीं दोस्तों, राजकुमार तो इससे भी बड़ा राक्षस निकला। स्टार्टिंग में वो उस लड़की के साथ नॉर्थ दिल्ली के एक स्लम एरिया में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। धीरे धीरे वो भी उस लड़की को सेक्सुअली अब्यूज करना शुरू कर दिया। नवंबर 2011 में एक दिन राजकुमार घर आया और उसके साथ थी एक 2 साल की छोटी बच्ची। उस 14 साल की लड़की ने पूछा, ये बच्ची कौन है? मैंने इसे मनोज से लिया है। इसे अनाथ आश्रम में छोड़ दूंगा। तुम्हें बस कुछ दिन संभालना है। लेकिन वो कभी अनाथ आश्रम नहीं ले गया। वो बच्ची उस 14 साल की लड़की के पास ही रही और यहीं से शुरू हुई बेबी फलक की टॉर्चर की कहानी। दोस्तों, उस 14 साल की लड़की की खुद उसकी जिंदगी किसी ट्रॉमा से कम नहीं थी। वो खुद डेली टॉर्चर फेस कर रही थी, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट हो रही थी, उसे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था और अब उसके पास एक 2 साल की छोटी बच्ची भी थी जिसे उसे संभालना था। वो लड़की फ्रस्ट्रेटेड थी, ट्रॉमेटाइज्ड थी और डिप्रेस थी। 17 जून 2012 की रात फलक बहुत रो रही थी। शायद भूख लगी थी या शायद डर लग रहा था। वो 14 साल की लड़की ने बाद में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को बताया, वो लगातार रो रही थी और किसी भी तरह चुप नहीं हो रही थी। मैंने उसे शांत कराने की कोशिश की, लेकिन उसकी रोने की आवाज़ रुक ही नहीं रही थी। मेरा गुस्सा अचानक बेकाबू हो गया। मैंने उसे 3-4 बार थप्पड़ मारे और फिर गुस्से में आकर मैंने उसे अपने दांतों से काट लिया। जी हाँ दोस्तों, उस लड़की ने अपने फ्रस्ट्रेशन में आकर फलक को अपने दांत से काट लिया। कभी बॉडी पर और कभी फेस पर, हर जगह दांतों के निशान पड़ गए थे। साइकियाट्रिस्ट ने बाद में एक्सप्लेन किया, इसे विक्टिम हर्टिंग विक्टिम सिंड्रोम कहा जाता है। जब किसी विक्टिम को कोई उम्मीद नहीं दिखती, कोई रास्ता नहीं दिखता, तो उसका दर्द और फ्रस्ट्रेशन किसी दूसरे कमजोर व्यक्ति पर निकल जाता है। कुछ देर के बाद दोस्तों, उस छोटी सी बच्ची का डायपर चेंज करने का समय आ जाता है। फलक उसे लेकर बाथरूम की ओर जाती है और अचानक पैर फिसल जाता है और फलक जमीन पर गिर पड़ती है। जमीन पर गिरने से उसका स्कल फ्रैक्चर हो जाता है। पर सवाल यहाँ ये है दोस्तों कि क्या वो जानबूझकर गिरी या उसे गिराया गया? इस सवाल का जवाब सिर्फ उस 14 साल की लड़की के पास ही था। अगले दिन यानी 18 जनवरी को जब फलक ने आंख नहीं खोली, तब वो लड़की डर गई। वो समझ गई कि कुछ गलत हो गया है। उसने आनन फानन में फलक को एम्स ले जाने का डिसीजन लिया। रात 11 बजे वो फलक को लेकर एम्स पहुंच जाती है। डॉक्टर्स को बताती है कि मैं इसकी माँ हूँ, ये बेड से नीचे गिर गई है। लेकिन डॉक्टर्स को सच पता चल गया था। पुलिस की तहकीकात तेज हो जाती है और पुलिस की पहली प्रायोरिटी होती है फलक की असली माँ को ढूंढना। टीम्स को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स भेजा जाता है। बिहार, यूपी, राजस्थान, सारी जगह सर्च ऑपरेशन होते हैं और फिर 1 फरवरी 2012 को पुलिस को फलक की असली माँ मिल जाती है। उसका नाम था मुन्नी खातून।
जिसकी उम्र महज 22 साल थी। वो राजस्थान के एक विलेज झुंझुनू में रहती थी। लेकिन दोस्तों, मुन्नी की भी एक अपनी कहानी थी, जो एक खतरनाक ट्रैफिकिंग की शिकार हुई थी। मुन्नी ओरिजिनली बिहार से थी। उसने एक आदमी से शादी की थी। 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। लेकिन दोस्तों, उसका पति भी बहुत ही अब्यूसिव था। उसके साथ बहुत मारपीट करता था। घर में राशन नहीं रहता था, बच्चे भूखे रहते थे। मुन्नी बहुत परेशान रहती थी। वो अपने बच्चों को अच्छे से पाल नहीं पा रही थी। तभी उसकी मुलाकात 2 अन्य महिलाओं से होती है, लक्ष्मी और कांता चौधरी। लेकिन ये दोनों भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिंग के पार्ट थे। उन्होंने मुन्नी से दोस्ती की, भरोसा जीता और फिर कहती हैं, तुम्हें अपने पहले पति को छोड़ देना चाहिए। हम तुम्हारे लिए दूसरी शादी करवा देंगे। एक अच्छा आदमी, पैसा होगा, घर होगा और तुम्हारे 3 बच्चों की हम अच्छे से देखभाल करेंगे। उन्हें अच्छे घर में रखेंगे। मुन्नी ने विश्वास कर लिया। वो डेस्परेट थी और वो चाहती थी कि उसके बच्चे अच्छे से रहें, और इसीलिए उसने हाँ कर दी। लक्ष्मी और कांता ने मुन्नी की शादी एक राजस्थानी आदमी से करवा दी। लेकिन ये शादी कोई शादी नहीं थी, बल्कि एक सेल थी। उस राजस्थानी आदमी ने मुन्नी को खरीदने के लिए मात्र 6,000 रुपए दिए थे। ये ट्रैफिकिंग नेटवर्क का बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस था कि गरीब महिलाओं को दुल्हन बनाकर बेचना। मुन्नी अपने नए हस्बैंड के साथ राजस्थान चली गई और अपने 3 बच्चों को लक्ष्मी और कांता के पास छोड़ गई। वो सोचती थी कि उसके बच्चे सेफ हैं और अच्छे हाथों में हैं। लेकिन दोस्तों, वो गलत थी। लक्ष्मी और कांता ने मुन्नी के 3 बच्चों को अलग अलग जगहों पर सेल कर दिया। बड़ी बेटी सनोवर को बिहार के मुजफ्फरपुर के घर में भेज दिया। 5 साल के बेटे को वेस्ट दिल्ली के उत्तम नगर में एक वेंडर के घर में दे दिया गया। और छोटी बेटी सानिया, जिसे आज हम लोग फलक के नाम से बुला रहे हैं, ये बच्ची अलग अलग हाथों से होते हुए मनोज और प्रतिमा के पास जा पहुंची। मनोज और प्रतिमा भी ट्रैफिकिंग रिंग के पार्ट थे। नवंबर 2011 में मनोज और प्रतिमा ने फलक को राजकुमार के हाथों बेच दिया। राजकुमार ने फिर उसे उस 14 साल की लड़की के पास छोड़ दिया। और वहां उस छोटी सी बच्ची के साथ क्या क्या हुआ, ये अब तक आपको पता चल चुका है। 10 फरवरी 2012 इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चला कि मेन एक्यूज्ड और कोई नहीं, बल्कि राजकुमार यानी मोहम्मद दिलसाद ही था। दिल्ली पुलिस ने राजकुमार को न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। उसके बाद एक के बाद एक अरेस्ट होने लगते हैं। लक्ष्मी, कांता चौधरी, मनोज, प्रतिमा, संदीप, आरती और अन्य लोग, टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी की जाती है। पुलिस मल्टीपल चार्जेस फाइल करती है। राजकुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 317 के तहत एक्सपोजर एंड अबंडनमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जो कि बाद में जब फलक की डेथ हुई, रेप ऑफ द 14-year-old गर्ल, और उस 14 साल की लड़की के खिलाफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, क्योंकि वो भी टॉर्चर में इन्वॉल्व थी, लेकिन वो एक जुवेनाइल थी, तो ये केस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चला गया। लक्ष्मी, कांता, मनोज, प्रतिमा और अन्य लोगों पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, सेल ऑफ माइनर्स के चार्जेस लगाए गए। लेकिन दोस्तों, जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तब एक तरफ वो 2 साल के मासूम बच्ची अपनी जिंदगी की लड़ाई उस एम्स हॉस्पिटल में लड़ रही थी। डॉक्टर्स और नर्सेज ने उस बच्ची को जिंदा करने में दिन रात एक कर दिया। अगर उस बच्ची की ट्रीटमेंट की टाइमलाइन को देखें तो 18 जनवरी को इमरजेंसी ब्रेन सर्जरी होती है, उसे वेंटिलेटर पर रखा जाता है। 26 जनवरी को थोड़े साइंस ऑफ रिकवरी दिखते हैं, लेकिन अभी भी वो कोमा में थी। 30 जनवरी दूसरी ब्रेन सर्जरी की जाती है। ब्रेन इन्फेक्शन और चेस्ट इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है। 1 फरवरी ब्लड इन्फेक्शन डिटेक्ट होता है, सर्वाइवल चांसेस ब्लिक करते हैं। 5 फरवरी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, वापस उसे वेंटिलेटर पर रखा जाता है। 11 फरवरी वेंटिलेटर से उसे हटाया जाता है। 15 फरवरी एक इमोशनल मोमेंट आता है। फलक अपनी बायोलॉजिकल माँ मुन्नी से मिलती है। मुन्नी राजस्थान से आई थी और अपनी बेटी को देखकर रो पड़ती है। 20 फरवरी 5वीं सर्जरी की जाती है, शंट सर्जरी। 22 फरवरी सर्जरी सक्सेसफुल रहती है और बहुत इम्प्रूवमेंट होता है और बच्ची के सुधार में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखता है। 29 फरवरी वेंटिलेटर से उसे हटा दिया जाता है। 2 मार्च वेंटिलेटर से कम्प्लीटली ऑफ कर दिया जाता है और उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। 9 मार्च डॉक्टर्स ये कहते हैं कि वो अब स्टेबल है, 1 हफ्ते में डिस्चार्ज हो सकती है। दोस्तों, डॉक्टर्स और नर्सेस उस बच्ची को एक मिरेकल बच्ची मानने लगे थे। वो सरवाइव कर रही थी, रिकवर कर रही थी। नर्सेस बताती है
कि वो अपनी आंखें खोल रही थी और अपने लिम्स को मूव कर रही थी। उस दौरान पूरा एम्स खुश हो उठा था, पूरी इंडिया खुश हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि फलक जीत गई और वो बच जाएगी। लेकिन 15 मार्च 2012 को फलक की स्थिति अचानक खराब हो जाती है। रात के 9 बजे फलक को एक कार्डियक अरेस्ट आता है। डॉक्टर्स बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स उसे बचा नहीं पाते और 9:40 पर फलक की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर दीपक अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, कार्डियक अरिथमिया से कार्डियक अरेस्ट हुआ। हार्ट बीट सडनली इर्रेगुलर हो गई। हमने बहुत कोशिश की पर हम उसे बचा नहीं पाए। 16 मार्च 2022 को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की परमिशन से मुन्नी ने अपनी बेटी को फिरोज शाह कोटला ब्यूरियल ग्राउंड में दफना दिया। वो 2 साल की बच्ची जिसने हॉस्पिटल में 57 दिनों तक अपने लाइफ के लिए फाइट किया, वो फाइनली हार जाती है। लेकिन दोस्तों, उसकी ये कहानी और ये फाइट ये इंडिया कभी नहीं भूल पाएगा। फलक की मौत के बाद ये चार्जेस और भी सीरियस हो गए थे। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर ये मेन चार्ज था। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 14 साल के लड़की को 3 साल के जुवेनाइल होम में भेज दिया। एक्यूज राजकुमार, लक्ष्मी, कांता और अन्य लोगों के खिलाफ अभी ट्रायल चल रहा है। दोस्तों, बेबी फलक के इस केस ने पूरे इंडिया को हिला दिया था। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, ये एक आईना था जो पूरी दुनिया को दिखा रहा था कि इंडिया में चाइल्ड ट्रैफिकिंग कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भारती अली ने कहा, बेबी फलक का केस हमारे बच्चों की सुरक्षा सिस्टम की बहुत बड़ी नाकामी दिखाता है। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था जो देख सके कि बच्चे कहाँ ले जाए जा रहे हैं। माइनर्स का ओपनली सेक्स ट्रैफिकिंग चल रहा है। सस्ते होटल्स में, हाईवे पर, सिटीज में एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क चल रहा है। पुलिस रेड से ये पता चला कि सिर्फ दिल्ली एनसीआर में कितने माइनर्स को फोर्सफुली प्रोस्टिट्यूशन में ढकेला गया था। गरीब औरतें और छोटे बच्चे बहुत ही असुरक्षित हैं। मुन्नी जैसी औरतें उस गरीबी में जी रहे थे और उन्हें ट्रैफिकिंग रिंग के लोग टारगेट करते हैं। बेटर लाइफ के नाम पर उन्हें और उनके बच्चों को बेच दिया जाता है। बेबी फलक केस के बाद गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी तय की। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस केस से संबंधित रिपोर्ट मांगी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को और भी मजबूत किया गया। माइनर्स के केसेस में मीडिया रिपोर्टिंग के लिए गाइडलाइंस बनाई गई। ट्रैफिकिंग लॉस को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करने की बात हुई। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम्स अभी भी हैं और आज भी ये सब चल रहा है। दोस्तों, बेबी फलक केस एक दिल दहला देने वाली कहानी है। एक 2 साल की मासूम बच्ची जिसको अपनी माँ ने छोड़ दिया, ट्रैफिकर्स ने बेच दिया और अल्टीमेटली एक्सट्रीम टॉर्चर की वजह से उसकी मौत हो गई। इस केस में सिर्फ एक विक्टिम नहीं थी दोस्तों, बेबी फलक विक्टिम थी। वो विक्टिम थी टॉर्चर की, एब्यूज की, सिस्टम फेलियर की। वो 14 साल की लड़की भी विक्टिम थी, अपने पिता के एब्यूज की, ट्रैफिकिंग की और रेप की। और फिर वो खुद एक प्रिपरेटर बन गई। मुन्नी भी एक विक्टिम थी, गरीबी की, एब्यूसिव मैरिज की और अल्टीमेटली ट्रैफिकिंग की। ये एक चैन थी दोस्तों, विक्टिम क्रिएटिंग्स मोर विक्टिम्स। सबसे बड़ी आयरनी तो ये है दोस्तों, मुन्नी ने अपने बच्चों को इसलिए छोड़ा ताकि वो उसे अच्छे से पाल नहीं पा रही थी। वो सोचती थी कि मैं तो इसे अच्छे से नहीं पाल पा रही, पर इन्हें एक अच्छे घर में होना चाहिए, इनकी परवरिश अच्छे से होनी चाहिए। लेकिन मुन्नी को जो अच्छे लोग मिले वो एक्चुअली ट्रैफिकर्स थे जो बच्चों को बेच रहे थे। अगर मुन्नी अपने बच्चों को साथ रखती, चाहे कितनी भी गरीबी क्यों ना हो, तो आज उनके बच्चे और फलक जिंदा होते। बेबी फलक केस के बाद बहुत सारे डिसीजंस और डिस्कशन किए गए, कमेटी बनाई गई, रिपोर्ट्स मांगे गए। लेकिन दोस्तों, आज भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग चल रहा है। माइनर्स को फोर्सफुली प्रोस्टिट्यूशन में डाला जा रहा है, गरीब फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, थोड़ा अवेयरनेस तो बढ़ा है और थोड़ी लॉ तो स्ट्रिक्ट हुई है। लेकिन दोस्तों, जब तक गरीबी है, जब तक डेस्परेशन है, तब तक ये सब चलता रहेगा। दोस्तों, इस केस से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे पहला, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन एट ऑल कॉस्ट। बच्चों को प्रोटेक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्हें प्रोटेक्ट करना सिर्फ पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारे सोसाइटी की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी चीज है बी अवेयर ऑफ ट्रैफिकिंग। अगर कोई आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज दिखाए, आपके बच्चे की देखभाल करने की गारंटी लेता है, तो आप अलर्ट हो जाइए, उनके बैकग्राउंड को अच्छे से चेक कीजिए। तीसरा है रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटीज। अगर दोस्तों आपको किसी पर चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन का शक हो रहा है या फिर किसी अब्यूज का शक हो, आप तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें। चौथा चीज है दोस्तों, विक्टिम को ब्लेम नहीं करना। उस 14 साल की बच्ची को बहुत से लोग विलन मानते हैं, लेकिन दोस्तों वो भी एक विक्टिम थे। ट्रॉमा क्रिएट्स मोर ट्रॉमा। बेबी फलक के 57 दिनों की लड़ाई हमेशा याद रखी जाएगी। वो मिरेकल बेबी थी, वो लड़ी और बहुत ही स्ट्रांगली लड़ी, लेकिन अल्टीमेटली उसे बचाया नहीं जा सका। लेकिन दोस्तों, ये हमारी भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि
कि कोई और बेबी फलक ना हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? कौन से लॉज को और स्ट्रिक्ट करना चाहिए और चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम में क्या इंप्रूवमेंट होने चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।